इस फिल्म का आगाज़ एक फैक्ट्री से होता है जहां बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं। इनमें से एक मजदूर बैठकर खा रहा होता है। इसी वक्त उसका मालिक वहां आ जाता है, लेकिन ये जनाब खाना खाने में मसरूफ़ है। इसके बाद उनका सेक्रेटरी आकर कहता है, ये क्या कर रहा है तू? पैर पे पैर रख कर बैठा है। मालिक भड़क रहा है, कुछ तो इज्जत कर। मजदूर कहता है, ये पैर अपन का और दूसरा भी पैर अपन का, तो उसको काय की खुजली हो रही है? उसको बोल कि काम दे। काम के पैसे देता है या इज्जत की? सेक्रेटरी कहता है, यहाँ रहना है तो तमीज से रहना होगा, तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। मजदूर कहता है, अगर ऐसा है तो किसी और को ढूंढ ले, मैं तो चला यहाँ से। इस बंदे का नाम पुष्पराज और इनका कहना है, कुछ भी हो जाए मैं झुकेगा नहीं साला। इसके बाद पुष्पा वहां से जाने लगता है। इतनी अकड़, एक दिन ये पूरी दुनिया पे राज करेगा। उसे जाता हुआ देखकर एक और मजदूर उसके साथ चला जाता है। अगले सीन में काफी मजदूर बैठकर चाय पी रहे थे, उनमें पुष्पा भी शामिल था। इसके बाद वहां पर मौजूद सभी लोग काम के लिए सेशन के जंगलों के लिए रवाना होते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो जंगलों में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो अपने रस्मों और रिवाज को पूरा करते हैं और अपने काम में लग जाते हैं और बहुत सारा लकड़ियां इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद वहां पुलिस की एंट्री होती है। ये देखकर कुछ मजदूर अपना माल छोड़कर भागने लगते हैं। पुष्पा कहता है, अरे मजदूर के नाम पर धब्बा हो तुम लोग, इतनी मेहनत से मजदूरी की, वो भी 4 पुलिस वालों के डर से छोड़कर जाएंगे? अपने पास एक रास्ता है, सबका फायदा होएगा, अपन माल को छुपाएगा। पुष्पा के कहने पर मजदूर अपने माल को पेड़ के ऊपर छुपा देते हैं। इसके बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। ये एसपी गोविंद, जिसका नाम सुनकर सारे स्मगलर कांपने लगते हैं। सिपाही कहता है, क्या रे, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? मजदूर कहता है, क्या साहब दिखाई नहीं दे रहा है, बकरियां चरा रहे हैं। यह सुनकर एसपी गोविंद भड़क जाता है। इधर पुष्पा अपने कुल्हाड़े में धार लगाता है। गोविंद कहता है, यहाँ बकरियां चराने आया है तो कुल्हाड़े का क्या काम? पुष्पा कहता है, ये तभी काम आएगी साहब जब कोई शेर बकरी का शिकार करने आएगा। गोविंद पुष्पा से कहता है, माल किधर है, चल बता। इसके बाद गोविंद उसके सर पर पिस्तौल रख देता है। पुष्पा कहता है, तुम एक टाइम पे 1 गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा, सोच ले नुकसान किसका है। सिपाही कहता है, जाने दीजिए सर, ये इनका इलाका है, ये यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें बाद में देखते हैं। एसपी गोविंद वहां से चला जाता है। एसपी के जाने के बाद पुष्पा लकड़ियों को नीचे उतार लेता है। अगले सीन में सभी मजदूर अपने माल का हिसाब करके एक ट्रक पर लोड करते हैं। केशव भी अपना माल लोड कर चुका था। माल खरीदने वाले से केशव कहता है, पुष्पा का हिस्सा दो। वो कहता है, उसको बोल आकर ले जाए। केशव कहता है, मेरे मालिक को तू नहीं जानता। कौन है रे तेरा मालिक? वो देख वहां पर बैठा है, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ठीक है, ये पकड़। इसके बाद एसपी गोविंद अपने सिपाहियों के साथ इनके अड्डे को घेर लेता है। गोविंद कहता है, तुम लोग चारों तरफ से घिरे हो, माल को हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर पुष्पा एक पत्थर उठाकर गोविंद को मारता है। ये पत्थर गोविंद को तो नहीं लगता, बल्कि एक सिपाही को लग जाता है। ये देखकर सभी मजदूर पत्थर से पुलिसकर्मियों पर हमला कर देते हैं। पुलिसकर्मी खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। एसपी गोविंद 3-4 हवाई फायरिंग करता है, जिससे सारे मजदूर डरकर भागने लगते हैं। इसके बाद पुष्पा बचा हुआ लकड़ी को ट्रक पर लोड करता है और वहां से माल लेकर भागने लगता है। एसपी गोविंद उसका पीछा करता है, लेकिन पुष्पा माल को ठिकाने लगाकर उसके सामने आ जाता है। गोविंद कहता है, हे ट्रक कहाँ है? पुष्पा कहता है, का रे साहब, मेरे को पकड़ने के अलावा कोई काम नहीं है, माल फिर नहीं मिला, चल थाने चल के बात करते हैं। थाने पहुंचने के बाद गोविंद उसकी खूब पिटाई करवाता है, लेकिन पुष्पा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पुलिस वाले खुद ही मार मार कर थक जाते थे। इसके बाद इंस्पेक्टर आकर कहता है, इसे मैं देखता हूँ सर, इसके नाम से जो एक केस बनानी है। क्या रे, तेरा नाम क्या है? पुष्पा। पूरा नाम बोल। पुष्पा राज, जिसे सरनेम बोलते हैं। नहीं मालूम। ये सुनकर पुष्पा अपने बचपना को याद करता है, जब वो पहली बार स्कूल में एडमिशन के लिए आया था। मास्टर उससे उसका नाम पूछते हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पुष्पा राज। किस परिवार से? मुल्लेटी परिवार। पिता का नाम? उनका नाम मुल्लेटी वेंकटराज। इसी दौरान वेंकटराव का बड़ा बेटा आकर कहता है, क्या मास्टर जी, कोई कुछ भी बकवास करेगा तो आप मान लोगे, उसके बारे में जानना नहीं चाहोगे? दरअसल इस कहानी के पीछे कुछ हुआ यूँ था कि मुल्लेटी वेंकटराज के देहांत के बाद उनका बेटा पुष्पा और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया था और सारे जमीन जायदाद का मालिक खुद बन गया था। इसके बाद वो रजिस्टर के पन्नों को फाड़कर पुष्पा से कहता है, एक नाजायज औलाद को मैं अपने खानदान का नाम देकर बदनाम नहीं होना चाहता। आज से तुम्हारा नाम पुष्पा राज और तुम्हारा कोई खानदान नहीं। दोस्तों, अगले सीन में गुंडा रेड्डी के गैंग को दिखाया जाता है। ये लोग लाल चंदन की स्मगलिंग करते हैं। ये गुंडा रेड्डी के भाई हैं। ये कुल मिला के 3 भाई हैं। ये जोली रेड्डी शराब और शबाब के बिना एक दिन भी नहीं कटता। ये लड़कियों से अय्यासियों में ज्यादा रुचि रखता है। बीच वाला भाई जक्का रेड्डी, तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा दिमाग इसी के पास है। कितना माल गया, कितना पैसा आया, हर चीज का हिसाब किताब यही रखता है। बोले तो धंधा इसी के कंधों पर टिका हुआ है। और ये गुंडा रेड्डी सबसे खतरनाक, एक लोकल गैंग से बदला लेने के लिए अपना एक हाथ गंवा दिया। भाव जब पकड़ा गया तो हमें लगा था कि उसे छुड़ाने कोई नहीं आएगा, मगर मालिक लोग खुद आ गए।
अब मुझे लगने लगा कि पुष्पा भाव वाकई बहुत ऊंची चीज है। इसके बाद जक्का रेड्डी कहता है, पुलिस के मार खाने के बाद तुमने अपनी मुंह नहीं खोला, काफी जिगरा है तुझमें। इन लोगों के बता के क्या फायदा, तुम पूछेगा तो न बताएगा। जक्का रेड्डी कहता है, बोल कितना चाहिए तुझे? जितना मांगूंगा उतना दे नहीं पाओगे, तुम्हारे लिए 5 लाख। ये सुनकर केशव हैरान हो जाता है। जॉली कहता है, इसकी औकात भी है 5 लाख मांगने की? अभी 2 लाख पड़ेंगे तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जक्का कहता है, इसकी आदत ही ऐसी है, भरोसे का आदमी लगता है। तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, अब बता माल कहाँ है? पुष्पा कहता है, बोल के बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा, चल के दिखाता हूँ। इसके बाद पुष्पा जक्का रेड्डी को उस जगह लेकर आता है जहाँ उसने माल को छुपाया था। केशव कहता है, भाव माल किधर नहीं दिख रहा है, कहीं गलती से कुएं में तो नहीं गिर गया? दरअसल गोविंद से माल को बचाने के लिए पुष्पा ने ट्रक को कुएं में गिरा दिया था। इसके बाद जॉली माल को कुएं से बाहर निकालता है। जक्का माल देखकर कहता है, इसके इसे पैसे दे दो। केशव इनसे पैसे ले लेता है। केशव कहता है, भाव पहली बार इतना पैसा देखा है, इससे सारे उधार भी चुक जाएंगे। जो बोला था सही बोला था, तुम्हारे साथ रहूंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा। इसके बाद पुष्पा गाड़ी में बैठने लगता है, लेकिन जॉली उसे बैठने से रोकता है और कहता है, ये लो 10 रुपए और ऑटो से आ जाना। ये कहकर जॉली वहां से चला जाता है। केशव कहता है, भाव चलो ऑटो से चलते हैं। भाव कहता है, ये गाड़ी कितनी की आती होगी? यही कोई 5 लाख, जाए खरीद क्या? ये सुनकर केशव हैरान हो जाता है। क्या भाव? लाल रंग की लेके आ, जा खरीद के आए। केशव कहता है, भाव अगर गाड़ी खरीद लिया तो सारा पैसा उसमें घुस जाएगा, अपन फिर से गरीब हो जाएगा। पुष्पा कहता है, मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठकर और जाऊंगा भी गाड़ी में बैठकर, वरना मैं यहाँ से हिलने वाला भी नहीं। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं मैं। इसके बाद पुष्पा गाड़ी में बैठकर अपने गांव आता है। ये देखकर लोग बहुत खुश थे और उसकी माँ भी बहुत खुश थी। अगले सीन में पुष्पा और केशव गुंडा रेड्डी से मिलने के लिए आते हैं। पुष्पा कहता है, पुलिस के रहते हुए तुम्हारे पलटन लोग माल नहीं निकाल सकते, माल निकालने का आइडिया अपुन के पास है। इसके बाद पुष्पा गुंडा रेड्डी को बैठाकर प्लान के बारे में बताता है, जिस प्लान में वो गुंडा रेड्डी को समझाता है, अगर हम माल को ट्रक की जगह ट्रेलर पे लेके जाएंगे तो किसी को शक नहीं होगा। ट्रेलर में नीचे माल और ऊपर दूध रहेगा, इससे पुलिस वालों को भनक भी नहीं लगेगी कि इसमें लाल चंदन की स्मगलिंग हो रही है। गुंडा रेड्डी कहता है, ठीक है, आज से तुम इस काम को संभालोगे। पुष्पा कहता है, पहले ये बोल माल कितना मिलेगा? जक्का कहता है, रेट फिक्स है, 1 करोड़ पे 5 लाख। पुष्पा कहता है, 5 लाख तो नहीं चाहिए, अपन 4 टका फिक्स कर दे। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अगले सीन में पुष्पा के गांव को दिखाया जाता है, जहां पुष्पा को एक लड़की नजर आती है। पुष्पा उस लड़की को देखकर दीवाना हो जाता है। यही नहीं, इनको प्यार का हवा भी लग जाता है। इसके बाद केशव और भाव एक जगह खड़ा होकर कुछ खाते हैं और वहीं से वो लड़की गुजरती है, मगर पुष्पा भाव पर नजर नहीं डालती। पुष्पा केशव से कहता है, उसने मुझे देखा कि नहीं? केशव कहता है, नहीं देखा। पुष्पा कहता है, इतना खुश होकर क्यों कह रहा है? हाँ, मैं सब समझता हूँ, मेरी खुशी तेरे से देखी नहीं जाती, मैं ऐसा क्यों करेगा भाव? अगले दिन फिर केशव पुष्पा उसके घर के पास खड़ा होते हैं। पुष्पा कहते हैं, चल देख के बता कि उसने मुझे देखा कि नहीं। भाव, लेट हो रहा है, चलो काम पे चलते हैं। पुष्पा कहता है, आखिरी बार देख के बता उसने मुझे देखा कि नहीं, अपन झुकेगा नहीं इसके आगे। इसी तरह पुष्पा के प्लान के मुताबिक धंधा आगे बढ़ता गया और माल की सप्लाई होती गई। लेकिन एक दिन एसपी गोविंद को शक हो गया और उसने चेकिंग में माल को पकड़ लिया और फिर थाने जाकर वो उसको खूब मारता है और कहता है, आज से तुम लोग पुष्पा के लिए काम करते थे, लेकिन आज से मेरे लिए करोगे। इसके बाद मंगल सिंह को दिखाया जाता है, जो हजारों टन लाल चंदन की स्मगलिंग करता है और उसे चेन्नई पहुंचाता है। इस बार भी उसने हजारों टन लकड़ियां गुंडा रेड्डी के खुफिया अड्डे पर छुपाने के लिए आया है। सीनू कहता है, मैं चाहता हूं कि मेरे माल की हिफाजत कुछ दिनों के लिए तुम करो। सीनू का साला कहता है, जोली रेड्डी ऐसो में लगा रहता है, वो हमारी माल की हिफाजत क्या करेगा? गुंडा रेड्डी कहता है, तुम लोग फिक्र मत करो, एक बंदा मिला है, जब से उसने काम संभाला है पुलिस के हाथों एक लकड़ी भी नहीं मिला, लो आ गया वो। गुंडा रेड्डी कहता है, पुष्पा सीनू भाई का माल है, हिफाजत करना। ये कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं और यहाँ पुष्पा श्रीवल्ली के प्यार में पागल हो गए थे और पागलों की तरह डांस करते हैं और उसमें वो गाते हैं। इसके बाद एसपी गोविंद को उस ठिकाने के बारे में मालूम हो जाता है जहां हजारों टन चंदन की लकड़ियां स्मगलिंग हो रही थी, यानी मंगल सिन्नू के माल के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद गोविंद पूरी तैयारी के साथ वहां के लिए रवाना होता है। गुंडा रेड्डी पुष्पा से कॉल पे बात करता है और कहता है, एसपी को सब मालूम हो गया है, वहाँ वो जल्दी ठिकाने पर छापा मारने वाला है, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा हमारा, तुम माल को फौरन कहीं हटा दो। पुष्पा मजदूरों से कहता है, सारा माल नदी में फेंक दो, बारातियों की तरह क्यों बैठे हो, पुलिस आ रही है। इसके बाद पुष्पा के एक कहने पर सारा माल नदी में फेंकने लग जाते हैं। मजदूर लगातार माल को नदी में फेंक रहे थे और पुष्पा भी एक एक कर माल को नदी में फेंक रहा था।
पुलिस के आने से पहले ही पुष्पा सारा माल नदी में फेंक दिया था। इसके बाद वहाँ एसपी गोविंद पहुँच जाता है, लेकिन गोविंद को माल का एक लकड़ी भी नहीं मिलता है। पुष्पा कहता है माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं, पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं। दोनों को एक साथ पकड़ने की तमन्ना पूरी नहीं होने वाली। गोविंद कहता है तुझे पता है तू कर क्या रहा है? तू तो जानवरों से भी बदतर है। इस दुनिया से बदतर और कुछ भी नहीं साहेब। इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दिए और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो अपनी जंग जीत भी गया। चल ले चल थाने, देखते हैं इस बार क्या होता है। गोविंद कहता है सही कहा तू, इस बार तो तू जीत गया। ये कहकर गोविंद वहां से चला जाता है। पुष्पा भाव ने करोड़ों का माल बचाया, जिसकी वजह से पुष्पा भाव एक ही दिन में सबका हीरो बन गया। एमएलए और बड़े स्मगलर के साथ उसका उठना बैठना शुरू हो गया। अगले सीन में केशव श्री वाली लड़की के पिता से बात करके पुष्पा भाव की शादी तय करता है। दूसरे दिन पुष्पा, केशव और उसकी माँ लड़की देखने के लिए आते हैं। लड़की सभी लोगों को पसंद आ जाती है। तभी मुल्लेटी वेंकट राव का बड़ा बेटा आ जाता है और फिर पुष्पा और उसकी माँ को अनाप शनाप कहने लगता है और शादी तोड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद पुष्पा उसका कलर पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। इसी धक्का मुक्की में पुष्पा की माँ गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ये देखकर सभी लोग उदास हो जाते हैं। पुष्पा अपनी माँ को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। ट्रीटमेंट होने पर वो ठीक हो जाती है। यहाँ पुष्पा कीमत बढ़ाने के लिए मंगल सिन्हू के पास आकर कहता है मैंने माल चेन्नई पहुँचा दिया है, अगर तुम 1 टन का एक खोखा दिया तो, अगर नहीं दिया तो मैं माल मुर्गन को बेचेगा अगर तुम नहीं मानते। ये आपस में डिस्कस करके मेरे को फ़ोन कर देना, ठीक है? चलते हैं। पुष्पा भाव के जाने के बाद मंगल सिन्हू कुछ सोचने लग जाता है, लेकिन पुष्पा फिर वापस आता है और कहता है अरे भाई एक फ़ोन कर लूँ क्या? उसके बाद मंगल सिन्हू के फ़ोन से मुर्गन को फ़ोन लगाता है। हाँ मुर्गन भाई, मैं पुष्पा बोल रहा हूँ। इस टाइम पे अपना माल सिन्हू को नहीं बेचना है। डायरेक्ट माल खरीदेगा क्या? ठीक है, अपना माल चेन्नई पहुँच गया है। मैं कल चेन्नई आएगा तेरे से मिलने के लिए। अभी पुष्पा बात ही करता है तभी सिन्हू का आदमी उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन पुष्पा सिन्हू के सारे आदमियों को सुला देता है। पुष्पा कहता है पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। इसके बाद यहाँ पे इंटरमिसिंग हो जाता है। अगले सीन में केशव और पुष्पा चेन्नई आते हैं मुर्गन भाई से मिलने के लिए। पुष्पा माल का एक छोटा सा डेमो मुर्गन को दिखाता है। मुर्गन माल देखकर कहता है 1 नंबर कड़क माल है। मैं अभी मंगल सिन्हू से बात करके भाव फिक्स करता है। पुष्पा कहता है मंगल सिन्हू को अपना माल नहीं बेचना है। मंगल सिन्हू को जो आज भी धोखा दिया वो डायरेक्ट ऊपर गया। मंगल सिन्हू गया भाड़ में। तू माल खरीदेगा 1 टन का 1.5 करोड़, ठीक है, डील फाइनल। पुष्पा अच्छे मुनाफे में सारा माल मुर्गन को बेच देता है। यहाँ जॉली श्रीवली के पिता के खूब मारता है। इसी वक्त वो यहाँ आ जाती है और एक मजदूर से कहती है मेरे बाबा कहाँ हैं? जॉली आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है अब तुम घर जाकर ये खुशबू वाली साबुन से नहाकर पीली साड़ी पहनकर रात को मेरे पास आना और सुबह अपने बाबा को ले जाना। इसके बाद वो उदास होकर अपने घर जाकर नहाने लगती है और पीली साड़ी पहनने लगती है। साड़ी पहनने के बाद वो आने लगती है, लेकिन वो यहाँ ना आकर पुष्पा के पास आती है और कहती है मेरे बाबा को बचा लो, जॉली ने उन्हें पकड़ रखा है और उसने कहा है मेरे साथ एक रात बिताकर उसे छुड़ा कर ले जाना। मैं अपने पति के अलावा किसी और के साथ सोना नहीं चाहती। पुष्पा मेरे बाबा को बचा लो प्लीज़। इसकी बातें सुनकर पुष्पा उसे गले लगा लेता है। इसके बाद वो जॉली के पास आकर उसे खूब मारता है और उसके हाथ पैर तोड़ देता है। पुष्पा कहता है जाओ और जाकर गुंडा रेड्डी को बताना कि पुष्पा भाई ने मुझे धो डाला। जॉली कहता है मैं जुबान देता है, इसका बदला मैं खुद लूँगा, न कि किसी का सहारा लूँगा। पुष्पा कहता है तो ये न मर्दों वाली बात हुई, मुझे इंतज़ार रहेगा तेरा। उसके बाद केशव और पुष्पा उसके बाबा को घर लेकर आते हैं। इस घटना के बाद श्रीवली के माता पिता पुष्पा को अपना दामाद मान लेते हैं और अपनी बेटी का हाथ पुष्पा के हाथ में दे देते हैं। यहाँ जॉली का इलाज चल रहा होता है। गुंडा रेड्डी जॉली से आकर कहता है तुम्हारा यह हाल किसने किया? लेकिन जॉली अपने भाई को कुछ नहीं बताता है। इधर पुष्पा भाव घर में बैठकर पैसा गिनता है। केशव कहता है अगर गुंडा रेड्डी को पता चल गया कि हमने जॉली का ये हाल किया तो हमारी टांगें काट लेगा और तुम उधर बैठकर पैसा गिन रहे हो। गुंडा रेड्डी को कैसे पता चलेगा? इसी दौरान गुंडा रेड्डी वहाँ पर आ जाता है। पुष्पा से कहता है मुर्गन के पास माल पहुँच गया ना? पुष्पा कहता है हाँ। गुंडा रेड्डी कहता है कल हम पैसे लेने के लिए ध्रुपति जाएंगे, हवाला का नोट तुम्हारे पास है, ये तेरे हाथ पे चोट कैसा? पुष्पा कहता है यह मामूली सा खरोच है। गाइस, गुंडा रेड्डी को मालूम हो गया है कि उसके भाई जॉली रेड्डी को पुष्पा ने मारा है। गुंडा रेड्डी के जाने के बाद केशव कहता है भाव मेरे को लगता है गुंडा ने सब सुन लिया है। पुष्पा कहता है नहीं रे। अगले दिन गुंडा रेड्डी और पुष्पा पैसा लेने के लिए तिरुपति आते हैं। पुष्पा हवाला का नोट देकर उससे पैसा ले लेता है। पैसा लेने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। गुंडा रेड्डी पुष्पा को मारने के लिए गाड़ी का डायरेक्शन चेंज कर देता है और उसके पीछे एक और गाड़ी आ जाती है।
कुछ दूर जाने के बाद गुंडा रेड्डी के आदमी पुष्पा पर हमला कर देते हैं और उसके हाथ पांव बांधकर उसकी खूब पिटाई करते हैं। गुंडा कहता है तुझे पार्टनर बनाकर अपने सरों पर बैठाया और तू मेरे ही भाई को मारने चला। इसके बाद वो उसे जमीन में दफनाने के लिए जैसे ही जाते हैं कि मंगल सिन्हू का आदमी वहां आकर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें गुंडा रेड्डी को एक गोली लग जाती है और गुंडा की वहीं पर मौत हो जाती है। मंगल सिन्हू और जक्का रेड्डी के आदमियों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर पुष्पा 2-4 गुंडों को मारकर भागने लगता है, लेकिन जक्का रेड्डी का आदमी उसका पीछा करने लग जाता है और जक्का भी वहां से भागने लगता है और मंगल सिन्हू के आदमी भी इन्हें पकड़ने के लिए आते हैं। इधर पुष्पा का हाथ बंधा होता है, लेकिन फिर भी वो गुंडों को मारता है और सारे गुंडों को सुला देता है। केशव भी वहां पर आ जाता है। पुष्पा पैसे लेकर केशव के साथ जाने लगता है। यहाँ सिन्हू का आदमी जक्का रेड्डी को पकड़ लेता है और उसे जैसे ही मारने के लिए जाता है कि वहां पर पुष्पा भाव की एंट्री होती है। पुष्पा यहाँ आकर मंगल सिन्हू के सारे आदमियों को खत्म कर देता है और जक्का रेड्डी को बचाकर अपने साथ लेकर जाता है। इसके बाद गुंडा रेड्डी का क्रियाक्रम किया जाता है, जिसमें पुलिस वाले एमएलए साहब मौजूद होते हैं। मंगल सिन्हू भी वहां पर आ जाता है। सिन्हू कहता है मुझे मेरे साले की लाश दे दो। एमएलए कहता है हाँ पहले बैठ तो सही। एमएलए कहता है ये दुश्मनी कैसे शुरू हो गई? इनसे पूछिए, शुरुआत तो इसी ने किया। झूठ बोल रहा है ये, इसने डायरेक्ट माल मॉर्गन को बेचा, पूछिए इससे। एमएलए अभी इनसे बात ही करता है, तभी पुष्पा सारा पैसा लाकर एमएलए के पास रख देता है। एमएलए कहता है क्या है ये? भाव कहता है 3 करोड़। 1 टन कितने में बेचा? 1.5 करोड़ में। एमएलए सिन्हू से कहता है ये सब सच है? सिन्हू कहता है इसका हिसाब मैं बाद में दूंगा। एमएलए कहता है तूने कहा था कि 1 टन का 50 लाख मिलता है, इसे 1 टन का 1.5 करोड़ कैसे मिल गया? पुष्पा कहता है सिन्हू भाई को बीच से हटाकर डायरेक्ट माल मॉर्गन को बेचा तो सीधा डबल का फायदा हुआ। ये अलग अलग माल बेचने से अच्छा है हम सब लोग मिलकर उसके साथ एक रेट फिक्स करेगा, 2 करोड़ भी मिल सकता है, इससे फिजूल खर्चा भी नहीं होगा। पुष्पा के कहने पर एमएलए मंगल सिन्हू को पार्टनरशिप से हटा देता है और अपना नया पार्टनरशिप पुष्पा भाव को बना लेता है। इसी तरह से पुष्पा भाव एमएलए के साथ मिलकर लोगों के बीच अपना अलग पहचान छोड़ देता है और पुष्पा भाव वाकई बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। एसपी गोविंद की वजह से वजंगा की मौत हो गई, इसलिए उसने इस्तीफा दे दिया और इधर जोली रेड्डी बदला लेने के लिए पागल हो रहा था, लेकिन उसके हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। और इधर सिन्हू और दक्षा बदला की आग में जल रहे थे, मगर वो इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। पुष्पा को टक्कर देने वाला वाकई कोई बचा ही नहीं था, लेकिन उसी वक्त एक ऐसे आदमी की एंट्री हुई जिसने पूरी कहानी ही बदल दी, जिसका नाम भौर सिंह शेखावत। भौर सिंह एक ऐसा भौर है जिसमें अच्छे अच्छे लोग उलझ जाते थे। इसके बाद पुष्पा शादी का कार्ड लेकर भौर सिंह को आमंत्रित करने के लिए आता है। सिपाही कहता है ये वही पुष्पा है सर, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। अब लाल चंदन का सिंडिकेट यही संभालता है, आपसे मिलने के लिए आया है। पुष्पा भाव कहता है नाम क्या है साहब? भंवर सिंह शेखुआ या शेखुआ, ठीक है जो भी नाम है। तो 11 तारीख को अपन शादी है, वहाँ पे आकर खाना खाने का है और उसे धंधे के बदले में कमीशन भी देता है। भंवर सिंह शांत होकर ये सब सुनता है। उसके बाद वो बैग खोलकर नोटों को गिनने लगता है। नोट गिनने के बाद भंवर सिंह कहता है कुछ तो कम है। ये सुनकर केशव पैसा को फिर से गिनना शुरू कर देता है और इधर भंवर सिंह पुष्पा को खूब अनाप शनाप बकता है। भंवर सिंह कहता है ये जो मैं शर्ट पहना है उसका एक ब्रांड है, लेकिन तूने जो शर्ट पहनी है उसका कोई ब्रांड नहीं है। मतलब मेरे नाम के साथ मेरे बापू का नाम मेरे ब्रांड के तौर पर लगा है, लेकिन तेरे नाम में तो कोई ब्रांड नहीं है। इसे पैदा करने वाले ने जो ठप्पा लगाया ना, वही ब्रांड कहलाएगा। पुष्पा यह सब बातें सुनकर खामोश बैठ जाता है। एसपी पुष्पा को हथकड़ी भी लगा देता है और उसका खूब बेइज्जत करता है। केशव कहता है सर पैसा तो कम नहीं है। एसपी कहता है कुछ तो कम है। इसके बाद पुष्पा भाव कहता है पुष्पा की गिनती कभी गलत नहीं हो सकती, तेरे को बोल कितना मांगता है साहेब। भंवर सिंह कहता है क्या बोला? पुष्पा कहता है तेरे को और कितना मांगता है साहेब। भंवर सिंह कहता है साहेब इसी चीज की कमी थी, सिर्फ सर की कमी थी, इज्जत की कमी थी। आमंत्रित करना है तो ऐसे बोल, सर हमारी शादी में कृपया करके पधारे, अब तुम लोग जा सकते हो। ये सब देखकर केशव क्या सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद पुष्पा भाव भंवर सिंह की हर बात मानने लगा। भंवर सिंह जैसा कहता है पुष्पा भाव फौरन वो काम करने के लिए तैयार हो जाता। ऐसा लग रहा था कि भाव शेखावत सर के इशारों पर नाचने लगा है। हम सब लोग परेशान हो गए थे कि भाव ऐसा काय को कर रहा है। कुछ दिनों तक यह ड्रामा ऐसा ही चलता रहा। फिर उस दिन भाव के शादी से मुहूर्त के पहले जब पंडित को दूल्हे को बुलाने के लिए कहा तो भाव को बुलाने मैं ही गया था, लेकिन भाव अपने कमरे में था ही नहीं। यहाँ पुष्पा शेखावत सर के पास बैठकर खूब एंजॉय करता है और आपस में खूब बातें करते हैं। पुष्पा कहता है उस दिन गब्बर शेर बन के तूने मुझे डरा ही डाला था। शेखावत कहता है डराना जरूरी था, तभी तो थारे भेजे में बात घुसी कि हमारी इज्जत का है। पुष्पा कहता है सही है,
लेकिन उस दिन आपने मेरी माँ को जिस तरह बेइज्जत किए, ये बात मेरे को खटक रही है। शेखावत कहता है जो हुआ उसे भूल जाओ। पुष्पा कहता है आपको मालूम था कि मेरा कोई खानदान नहीं है, उसके बावजूद आप मेरी बेइज्जती करते रहे कि मेरे को किसने पैदा किया, मेरे बाप का क्या नाम है, मेरे पास खानदान का ठप्पा नहीं है। शेखावत कहता है जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं तो भूल गया। पुष्पा कहता है जब मेरे खानदान के बारे में कोई कुछ बोलता है साहेब तो मेरा खून खौलने लगता है। इसके बाद पुष्पा शेखावत का बंदूक लेकर अपने हाथ में एक गोली मार लेता है और कहता है आपको मालूम है ये क्या है सर? ये मेरे बाप का खून है जो मेरे रगों में दौड़ रहा है। ये वो निशानी है जिसको कोई मिटा नहीं सकता सर, ये खून ही मेरा ब्रांड है। शेखावत सर भूतनी के, तुझे क्या लगा कि मैं गोली से डर जाएगा? ये जो ब्रांड है ना, मैंने अपने खुद के दम पर बनाया है। उस दिन मैं तेरे को कुछ नहीं बोला, लेकिन आज मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा शेखावत को शर्ट और पैंट उतारने के लिए बोलता है और इसके बाद पुष्पा खुद भी नंगा हो जाता है और कहता है अब समझ आया किसी को नंगा करते हैं तो कैसा लगता है। आज अपन दोनों यहाँ नंगे खड़े हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। मालूम है क्या? मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊं तो लोग मुझे पुष्पा भाव ही बोलेंगे, लेकिन अगर तू निकल गया बिना वर्दी के तो तुझे कौन पहचानेगा? एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। पुष्पा शेखावत से बेइज्जती के बदले बेइज्जती से लेता है। इसके बाद पुष्पा भाव वहां से नंगा होकर जाने लगता है और शेखावत एक जगह नंगा खड़ा होकर यह सब देखता है। इधर पुष्पा भाव उसी तरह शादी के मंडप में आ जाता है, लेकिन पुष्पा लोगों की नजर में पुष्पा राजी होता है, फिर भी उसकी इज्जत कम नहीं होती है। और इधर शेखावत बिना वर्दी के थाने आता है तो उसकी इज्जत एक कुत्ता भी नहीं करता है, उसे देखकर भौंकने लगता है। यहाँ पुष्पा भाव अपनी शादी धूमधाम से करता है और यहाँ शेखावत बैठकर शर्मिंदा हो रहा होता है और कहता है पुष्पा पुष्पा राज, मैं छोड़ेगा नहीं साला। दोस्तों यहाँ पे यह मूवी खत्म हो जाती है, लेकिन इस मूवी का स्टोरी खत्म नहीं होता, क्योंकि पुष्पा भाव ने ऐसा काम ही कर दिया था जिसको भुलाना मुश्किल है।